हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के लिए लूसेंट को एक आसान सिलेबस लेके आया हूँ जो आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें सब में हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। शुरू करते हैं। हमारा जो सामान्य ज्ञान है लूसेंट का वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होता है। इस टाइप से लिखा हुआ होता है लूसेंट में, जिसको मॉडिफाई करके हमने कुछ इस टाइप से बनाया है जो आपके काफ़ी समझने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं। इतिहास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है भारत का इतिहास। जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है हमारा मध्यकालीन इतिहास यानी मिडेवल हिस्ट्री, तीसरा आता है हमारा आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास में हमारे जो फर्स्ट रूल था वो हिंदू रूल्स, एंड मध्यकालीन में जो हमारे मुस्लिम आक्रमण हुआ था जो 720 एडी के करीब हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वहाँ से शुरू होता है हमारा मध्यकालीन इतिहास। फिर जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई 1600 के करीब से हमारी शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। फिर उसके बाद आता है हमारा विश्व का इतिहास, ये वाला। तो हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास में फोकस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। तो शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जानते हैं नामकरण, जो भारत का नामकरण हुआ था। महाकाव्य और पुराणों में जो नाम है भारतवर्ष यानी भारत का देश, जहाँ के निवासी यानी भरत की संतान, जिससे इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। फिर आता है यूनानी। यूनानियों ने इसका नाम दिया इंडिया। यूनानियों ने इसका नाम इंडिया ऐसे दिया, यहाँ पे जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारी सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी, जो यूनानी थे इसे इंडस करके बोला करते थे, इंडस। तो इसी के नाम पर, इंडस के नाम पर, इसके जो भारत का जो एरिया है इसका नाम दे दिया उन्होंने इंडिया। फिर आए उसके बाद मुस्लिम इतिहासकार। जो मुस्लिम इतिहासकार आए उन्होंने जो भारत का नाम है उन्होंने इसे नाम दिया हिंदुस्तान, क्योंकि ये हिंदुओं का देश था। फिर बात करते हैं हम सबसे पहले धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे पहला है हमारा धर्म ग्रंथ, फिर उसके बाद हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर हमारे विदेशियों का विवरण यानी कि जो भी लेखक आए थे वो विदेशी वाले विवरण में आएंगे हमारे। फिर जो हमें पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिले थे, जैसे मोहनजोदड़ो से जो भी साक्ष्य मिले थे वो बात करेंगे हम इसमें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में। जो विदेशी आए थे हमारे उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। जो लेखक आए थे सारे उन लेखकों के बारे में, विदेशियों के विवरण में बात करेंगे। जो ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी थी, इसमें हम इसकी बात करेंगे। और जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें हम धर्मों की बात करेंगे। बात करते हैं हम धर्मों की। सबसे पहले बात करते हैं हम धर्मों की। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में धर्म आते हैं हमारे वेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अर्णव। ये हैं हमारे जो 8 हैं, ये हमारे वैदिक साहित्य। इसके बाद आते हैं जैन साहित्य, और इसके बाद आता है हमारा बौद्ध साहित्य। बात करते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथों की। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र जो लिखा था हमारा कौटिल्य ने। दूसरे पे आते हैं हमारे राजतरंगिणी जो लिखी थी कल्लण ने। ये हमारी हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है। चचनामा लिखा था अली अहमद ने। अष्टाध्यायी हमारी है पाणिनि। गार्गिक संहिता, कात्यायन और महाभाष्य पतंजलि। ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे हिस्टोरिकल ग्रंथ हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। और ये जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट है यानी कि धार्मिक ग्रंथ, ये सारे हमारे क्या हैं, धार्मिक ग्रंथ। ये जो हमारे 8 हैं ये वाले, ये हमारे वैदिक साहित्य में आते हैं। फिर इसके बाद आता है जैन साहित्य, फिर उसके बाद आता है हमारा बौद्ध साहित्य। तो शुरुआत करते हैं हम वेदों से। वेद सर्वप्रथम जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है हमारा वेद, संकलन करता थे इसके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके संकलनकर्ता का नाम है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
बात करते हैं वेदों की। वेद हैं हमारे 4। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद, उसके बाद आता है हमारा सामवेद, थर्ड पे आता है हमारा यजुर्वेद और फोर्थ पे आता है हमारा अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं जिनके संकलन करता है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद। ठीक है। फिर आते हम बात करते हैं वेदों में ऋग्वेद की। हमारे 4 वेद थे। 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऋग्वेद की, इसके बाद फिर बात करेंगे हम सामवेद की, इसके बाद हम बात करेंगे फिर यजुर्वेद की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपने अथर्ववेद की। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का जो अर्थ है वो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह, यानी कि जो ऋचाएं उनको क्रम में लगाया गया ऋग्वेद में। इसका विभाजन हुआ। इस विभाजन में इसके 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं और 10,462 हमारी ऋचाएं, यानी 10,462 हमारी ऋचाएं, जिसमें से 250 जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, 200 अग्नि को समर्पित हैं और जो इसे पढ़ता था, यानी जो ऋग्वेद का पाठन करते थे, पढ़ते थे, उनको होत्र करके बोला जाता था। होत्र, पढ़ने वाले को होत्र बोलते। जो ऋग्वेदों का पाठ करते थे, जो ऋग्वेदों का ज्ञान रखते थे, पढ़ते थे, उनको होत्र करके बोला जाता था। ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है वो इंद्र का मिलता है। देख रहे हो ना, 250 बार, और 250 ऋचाएं थी इंद्र की, और अग्नि को 200, यानी कि दूसरे नंबर पे अग्नि को माना जाता है, और फर्स्ट नंबर पे हमारे इंद्र देवता और दूसरे पे हमारी अग्नि। ठीक है। ठीक है। बात करते हैं जानकारी। ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है वो आर्यों की राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल, जो विश्वामित्र द्वारा, तीसरा मंडल है, बात करते हैं हम विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, जिसमें हमारा गायत्री मंत्र आता है। विश्वामित्र द्वारा रचा गया था गायत्री मंत्र। ये फेमस रहता है यूपी पुलिस के लिए, और उनके लिए फेमस रहता है, यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें फेमस रहता है ये वाला क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र किसने लिखा था। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में हमारा आता है गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता को अर्पित है। ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता के लिए अर्पित है, समर्पित है, सॉरी समर्पित है। ये सूर्य देवता के लिए हमारा समर्पित है गायत्री मंत्र, और ये हमारे तीसरे मंडल में आता है। और जो किसने लिखा था गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं हम अपने 8वें मंडल की। 10 मंडल थे ना उसमें, तो बात तीसरा मंडल हो गया जिसमें हमारा था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में आता है, जो विश्वामित्र जी ने लिखा था और जो हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। बात करते हैं हम 8वां मंडल। 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, यानी हाथों से लिखी हुई हस्तलिखित ऋचाएं, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, जिन्हें हम खिल करके बोला करते हैं। खिल, जो हाथों से लिखी गई ऋचाएं उन्हें खिल बोलते थे। बात करते हैं 9वें मंडल की। 9वें मंडल में सोम देवता, 9वां मंडल जो हमारा सोम देवता को अर्पण है। सोम देवता यानी सोमरस। उस 9वें सोमरस यानी कि जो वनस्पतियों से बनाया जाता था मदरा, जो लोग थे पीने के लिए, नशे के लिए यूज करते थे मदरा का, वो वनस्पतियों से बनाया जाता, उसे सोमरस बोला करते थे। 9वां मंडल। बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में हमारे चतुष्वर्ण समाज थी हमारी, यानी कि 4 तरह की हमारी समाज थी, 4 भागों में डिवाइड थी हमारी, जो थी सबसे फर्स्ट में आते हैं हमारे ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। यानी कि 10वें मंडल में हमारी चतुष्वर्ण समाज थी, यानी 4 टाइप की समाज थी जो 10वें मंडल में आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि जो ब्राह्मण, यानी यहाँ पे कर्म आधारित थी। ये जो यहाँ पे जातिवाद है, ये चतुष्वर्ण समाज जो है ये हमारी कर्म आधारित थी। जैसे ब्राह्मण जो
पढ़ाते यानी शिक्षा देते थे उन्हें ब्राह्मण बोल दिया करते थे। जो क्षत्रिय यानी जो क्षत्रिय लोग हैं जो रक्षा करते थे, डिफेंस यानी रक्षा करते थे, उन्हें हम क्षत्रिय बोला करते थे। वैश्य जो व्यापार करते थे, जो व्यापार करते उन्हें वैश्य करके बोला जाता था। शूद्र जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र बोला करते थे। इस टाइप से हमारी 4 तरह की समाज थी। और 10वें मंडल में बुक लिखी गई हमारी धर्म सूत्र, ये वाली, जिसमें वर्णन आता है हमारा इन चतुष्वर्ण समाज का। बढ़ते हैं आगे। हमारा नोट पॉइंट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि ऋग्वेद के बाद जो स्थान है वैदिक साहित्य में वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, बात करते हैं अब। ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हो गया। ऋग्वेद में हमने कंप्लीट किया। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल थे, 1028 ऋचाएँ थी और 1028 हमारे विभाजन हुआ था। 1028 सूक्तें हमारे और 10,462 हमारी ऋचाएँ थी, जिसमें से 250 इंद्र को, 200 दी गई उनसे अग्नि को। जो इसे पढ़ते थे उन्हें होत्र बोला करते थे। तीसरे मंडल में उसमें ऋग्वेद में जो सूर्य देवता को अर्पित है हमारा गायत्री मंत्र, ठीक है ना, और जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बात करते हैं हम अपने सामवेद की। सामवेद पे आते हैं। सामवेद क्या था? इसमें गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन, यानी कि भारतीय जो संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। संगीत की शुरुआत हमारी सामवेद से हुई थी। संगीत की शुरुआत, इसके जो पाठक कर्ता होते थे, जो इसे पढ़ने वाले होते थे, जो संगीत को पढ़ने वाले होते थे, सामवेद को जो पढ़ते थे, उन्हें उद्रात कहा जाता था। उन्हें उद्रात कहा जाता था। उद्रात, ये वाले उद्रात। ये भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है ना, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम यजुर्वेद की। इसमें कर्मकांड के नियमों का संकलन था। जिसके जो पाठन करता थे उन्हें अधर्व्यू करके बोला जाता था। जो इसके पाठक यजुर्वेद के थे उन्हें उधर्व्यू बोला जाता था। अधर्व्यू। और इसकी विशेषता क्या थी? ये गद और पद में दोनों में था, यानी कि सिंगिंग फॉर्म में भी था और बिना सिंगिंग फॉर्म में भी था। इसलिए इसमें दोनों का मिक्सअप था, गद एवं पद दोनों में था ये। और इसके जो पढ़ने वाले को हम उधर्व्यू करके बोला करते थे। जैसे सामवेद है, सामवेद में हम बोल रहे थे उसे उद्रात, सामवेद उद्रात बोल रहे हैं ना हम इसे, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात। ऐसी यजुर्वेद में के जो पाठन करता थे उन्हें हम उधर्व्यू करके बोला करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। सबसे आखिर में रचित वेद है हमारा अथर्ववेद। ये सबसे आखिरी में रचा गया था, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो चुका, सामवेद एंड यजुर्वेद। बात करते हैं अब अथर्ववेद की। रचयिता हमारे अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिताएं हमारे अथर्वा ऋषि। ये रे अथर्वा ऋषि। जानकारी, इसमें हमें जानकारी रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, इसमें हमें जो जानकारी मिलती थी वो रोग निवारण थे, तंत्र मंत्र इसी में सीखने को मिलते हैं हमें अथर्ववेद में। जादू टोना भी इसी में सीखने को मिलते हैं। और विवाह आदि जो संबंधित जो विवाह में जो भी हमारी रस्में होती हैं और विवाह पढ़ा जाता है वो भी हमारा अथर्ववेद। बात करते सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास भी था। सभा और समिति, जो सभा और समिति हुआ करती थी उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता था, सभा और समिति को। इस अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी। जो अथर्ववेद है इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी, जो आज भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखता है, कन्याओं के जन्म की निंदा का, जो आज भी। इसके लिए एक मोदी जी ने पहल चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इसकी शुरुआत हमारी की गई थी हरियाणा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदांग। वेदों को समझने हेतु रचित वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग रचे गए। इनकी संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी कि वेदों को समझने हेतु वेदांगों की स्थापना की गई। इनकी संख्या है 6, यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। बात करते हैं हम पुराणों की। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाएं थी, उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध मिलता है हमें पुराणों में। भारतीय जितनी भी ऐतिहासिक कथाएं, जितनी भी घटनाएं हुई थी, जो पुरानी कहानी है, वो सबका सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है, यानी क्रम वाइज लगे, सीरीज वाइज लगे हुए जो हमें सॉरी, उनका अच्छा क्रमबद्ध का विवरण हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता है हमारे लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशिवा। पुराणों के रचयिता हैं हमारे लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशिवा। अधिकांश जो पुराण हैं वो संस्कृत श्लोक में रचित हैं। जो हमारे पुराणों हैं उनमें जो भाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत श्लोक में रचित हैं। जो पुराणों का पाठ करते हैं, पुराणों का जो पाठ करते हैं, उन्हें हम पुजारी बोलते हैं। पुराणों के पाठ करने वाले को पुजारी बोलते हैं। स्त्री और शूद्र को इसे पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे सुन सकती थी। इसमें पुराणों में स्त्री और शूद्र मैंने बताया था अपना चतुष्वर्ण समाज में, आपको इससे पहले अभी बताया था मैंने आपको। चतुष्वर्ण समाज थी हमारी ब्राह्मण यानी पढ़ने वाले, क्षत्रिय यानी जो रक्षा करने वाले, शूद्र यानी कि जो सेवा करते थे। तो ये शूद्र वो है जो सेवा करते थे, और स्त्रियों को इसे पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकती थीं। ठीक है, बात करते हैं इनकी संख्या पुराणों की। पुराणों की संख्या है 18, जिसमें से हम करेंगे मेन को कवर। जिसमें से प्रमुख पुराणों को कवर करें, जिसमें से फर्स्ट आता हमारा मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जो आंध्र सातवाहन के में लिखा गया। दूसरा आता है हमारा विष्णु पुराण, ये हमारा मौर्य वंश के शासनकाल में। फिर आता है हमारा थर्ड वायु पुराण, ये गुप्त वंश में। थर्ड आता है हमारा ब्राह्मण पुराण, ये पुरुवंश महापुराण। फिर आता है हमारा भागवत पुराण, जो आता है श्री कृष्ण भक्ति में, ये राजाओं की वंशावली। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मांड की। यज्ञों और कर्मकांडों के विधान। प्रमुख जो हमारे ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, वो हमारे ये रहे वेद, उससे संबंधित ब्रह्मांड। हमारे वेद थे ये रहे ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये एक ही है, यजुर्वेद के पार्ट हैं ये, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वेद थे हमारे 4। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद से जो संबंधित ब्रह्मांड हमारे ऐतरेय ब्रह्मांड, सांख्यान या कौशिकी ब्रह्मांड, ये हमारे ऋग्वेद के हैं। ये वाले आते हमारे शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें आता हमारा शतपथ ब्रह्मांड। कृष्ण यजुर्वेद यानी तैत्तिरीय ब्रह्मांड। फिर आता हमारा सामवेद में आते हैं हमारे पंचविश या तांडव ब्रह्मांड, षणविश ब्रह्मांड, सामवेदान ब्रह्मांड, वंश ब्रह्मांड, मंत्र ब्रह्मांड, जैमिनी ब्रह्मांड, ये आते हैं हमारे सामवेद में। बात करते हैं अथर्ववेद की, इसमें आता हमारा गोपथ ब्रह्मांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका एक ये नोट पॉइंट है, इसे देखना है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। शतपथ ब्रह्मांड, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। इसमें जो शतपथ ब्रह्मांड है हमारा, शतपथ ब्रह्मांड किसमें है? शतपथ ब्रह्मांड ये रहा शुक्ल यजुर्वेद में आता हमारा ये। हाँ, शतपथ ब्रह्मांड में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है इसे। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। अन्य वैदिक साहित्य। अब हम बात करते हैं हम जो अन्य वैदिक हमारे साहित्य हैं, जिसमें आते हैं हमारी मैत्रेयनी। ये मैत्रेयनी में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। जो मैत्रेयनी है, जो हमारा वैदिक साहित्य मैत्रेयनी, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। जैसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जैसे जुआ शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है स्त्री को मैत्रेयनी में। फिर आता है हमारा मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, शुंग काल का ग्रंथ है। इसमें शुंग काल की जानकारी मिलती है, शुंग काल। फिर आता है हमारा नारद स्मृति, यानी इसमें मिलती है हमें जानकारी गुप्त युग की जानकारी। गुप्त युग की जानकारी मिलती है हमें नारद स्मृति से। फिर बात करते हैं हम बौद्धिक साहित्य, यानी हमने वैदिक साहित्य अपने कवर कर लिए। इसके बाद आता है हमारा बौद्धिक साहित्य और फिर उसके बाद आता है हमारा जैन साहित्य। बात करते हैं अपने बौद्धिक साहित्य की। इसमें बात करते हैं जातक। बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें जातक में पाई जाती है। जो बुद्ध की जो पूरे पूर्व जन्म की जो कहानी है वो जातक में पाई जाती है। जो बुद्ध धर्म के त्रिपिटक, यानी इनके 3 पिटक थे, जिन्हें हम बोलते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों के मिला के बनाता हमारा त्रिपिटक, जिसे बोलते हैं हम त्रिपिटक। इसकी जो भाषा थी त्रिपिटक की, वो भाषा थी हमारी पाली भाषा में थी ये। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र था। पूरा जीवन चरित्र जो मिलता है वो हमें मिलता है कथावस्तु में। ठीक है। फिर बात करते हैं अब हम जैन साहित्य की। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम बोला गया, जिसके प्रमुख साहित्य भगवती सूत्र, जिसमें स्वामी महावीर के जीवन का कृत्य है। जिसमें स्वामी महावीर के जीवन की गाथा है, भगवती सूत्र में मिलती है। फिर उसके बाद आता है हमारा कल्प सूत्र, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जो प्रारंभिक इतिहास है वो पाया जाता है हमें किसमें? कल्प सूत्र में। ठीक है। हाँ, इसके आते हैं 12 अंग। इन 12 अंग का मतलब होता है, जैसे इनके जिस आसन के इसमें बैठे उन अंगों का अलग अलग मतलब, हर का अलग अलग मतलब है। इनके जो बैठे हुए, जिस आसन में ये बैठे हुए हैं, उन आसन में जो अंग, जैसे हाथ ऐसे रख रखे हैं, आंखों का नीचे होना, इनके सबके 12 अंगों के अलग अलग मतलब। ठीक है। फिर बात करते हैं अब ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि हम कवर कर चुके हैं अपना धर्म ग्रंथ, आपका पूरा कवर हो चुका है। अब बात करेंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। बात करेंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले बताया मैंने अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य, जिनके 2 और नाम थे, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य। यानी विष्णुगुप्त जो है, इनके ये बचपन का नाम है। विष्णुगुप्त जो है ये बचपन का नाम था। चाणक्य और कौटिल्य इनके लेखक, अर्थशास्त्र जो लिखी थी उनके लेखक हैं चाणक्य। इनके 2 नाम थे, विष्णुगुप्त ये बचपन का नाम था, एंड कौटिल्य। विषय जो इसमें जो जानकारी मिलती है वो मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पाया जाता है, जिसकी संरचना है 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, यानी कि इसके 15 पार्ट हैं और 180 इसके चैप्टर हैं। और इनकी जो भाषा थी, जिस भाषा में अर्थशास्त्र लिखा गया, उसकी भाषा है हमारी संस्कृत में लिखा गया था अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद बात करते हैं हम राजतरंगिणी की। यह भी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, जिसके लेखक हैं कल्हण। इसके लेखक हैं कल्हण, और जिसमें हमें मिलता है, जिसके बारे में मिलता है, वो मिलता है हमें कश्मीर का इतिहास। जिसमें हमें मिलता है कश्मीर का इतिहास। और इसकी भाषा क्या थी, किस भाषा में लिखी हुई थी राजतरंगिणी? संस्कृत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका ये पॉइंट देख लेते हैं। ये रहा, भारत संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास यहाँ से शुरू हुआ था, राजतरंगिणी से। जो संस्कृत साहित्य थे
उनकी ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई थी उनको क्रमबद्ध में लिखने का प्रयास शुरू हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम चचनामा की। चचनामा की बात करते हैं। चचनामा के जो लेखक हैं, जिन्होंने चचनामा स्क्रिप्ट लिखी थी, उनके लेखक हैं अली अहमद, जिसमें जानकारी मिलती है हमें अरबों की सिंध विजय के बारे में। जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है चचनामा, जिसमें हमें जानकारी मिलती है अरबों की सिंध विजय, के बारे में हमें इससे में देखने को मिलता है। एक मिनट, हाँ, जिसमें हमें अरबों के सिंध विजय के बारे में देखने को मिलता। इसकी जो भाषा थी वो थी फारसी। जो चचनामा लिखी गई है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। फिर अब बात करते हैं हम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं उनका नाम है पाणिनि, जिसकी विशेषता है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। जो संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रथम ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जिसका विषय है, जिसमें जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है हमें मौर्य काल एंड मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। फिर बात करते हैं हम अपनी गार्गिक संहिता। गार्गिक संहिता के जो लेखक हैं उनका नाम है कात्यायन। जो गार्गिक संहिता है उनके लेखक हैं कात्यायन। इसमें जो जानकारी मिलती है विषय यानी सब्जेक्ट, ज्योतिष और भारत में होने वाले यवन, यानी कि यवन बोलते हैं हम ग्रीक को, यवन आक्रमण की जानकारी। फिर हमारा आया महाभाष्य। ये रहा महाभाष्य, जिसके लेखक हैं पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित पतंजलि, ये वाले, जिसमें हमें जानकारी मिलती है शुंगों की जानकारी, यानी शुंग काल की जानकारी मिलती है हमें महाभाष्य में। ये हमारे कंप्लीट हुए धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। बात करेंगे अब हम विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में सबसे पहले यूनानी लेखक आए, फिर उसके बाद चीनी लेखक आए, जिसमें हैंसोंग इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, हैंसोंग। फिर उसके बाद अरबी लेखक आए, अरब के राइटर्स आए, फिर अन्य लेखक के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत में हम बात करेंगे सबसे पहले यूनानी लेखक। विदेशियों में बात करेंगे हम यूनानी लेखकों के बारे में। यूनानी लेखक में आए थे सबसे पहले प्रमुख जो लेखक हैं हमारे टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डायमेकस। तो शुरुआत करते हैं हम टेसियस से। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था इसका। फिर बात करते हैं हम हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहा गया है इन्हें, हेरोडोटस को, और उनकी जो पुस्तिका का नाम है वो था हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इस पॉइंट को नोट करना, इतिहास का पिता हेरोडोटस को। और इन्होंने की जो पुस्तक थी उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, बात करते हैं फिर मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। यानी जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के राज दरबार में आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इंडिका में जो लिखा था उसमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन, क्योंकि मौर्यकालीन की इसलिए जानकारी मिलती है, जो मेगास्थनीज आया था वो मौर्य के राजवंश में आया था, इसलिए हमें जानकारी मिलती है मौर्य व्यवस्था की जानकारी, मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी। फिर आप बात करते हैं हम डायमेकस की। डायमेकस ये सीनियर नरेश अंत्योकस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। फिर आए हमारे डायोनीशियस, ये मिस्र नरेश टोलमी फ्लेंड्स का राजदूत था, अशोक के राज दरबार में आया था। फिर इसके बाद आए हमारे टोलमी, जिन्हें दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टोलमी ने भारत
के भूगोल नामक पुस्तक लिखी 2वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लिनी। इनकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारत की वनस्पति और जीवों की हमें जानकारी मिलती है। ये हमारे अज्ञात लेखक थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन सी, ये एक बुक का नाम है। ये रहा, ये रही पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन सी। इसके लेखक जो थे वो थे अज्ञात, जो 18 AD के समय में, जिसमें हमें भारत के बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, जिसमें जो भारत के पोर्ट हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। उस बुक का नाम है सॉरी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसके लेखक हैं अज्ञात, जिनके बारे में कोई ज्ञात नहीं। बात करेंगे अब हम चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक में सबसे फर्स्ट प्रमुख जो लेखक हैं फाहियान, संयुगन और हेनसोंग, ये हमारे चीन के लेखक थे। शुरुआत करते हैं हम पहले फाहियान से। फाहियान जो इनके संबंधित राजा थे वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें आए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी फौजी नामक, जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख मिलता है। जो संबंधित राजा हैं फाहियान, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें आए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी फौजी, जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख पाया जाता है, जिसमें जानकारी, जाहिर सी बात है, जब गुप्त काल के चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया है तो गुप्त काल की जानकारी, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति को खुशहाल बताया था इन्होंने, कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, समाज है, वहाँ के लोग काफ़ी खुशी समृद्ध बताया गया था। किसने बताया था? फाहियान ने। ठीक है। फिर बात करते हैं संयुगन की। ये 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन 518 ईस्वी में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये सिर्फ बौद्ध धर्म को ज्ञान को लेने आया था, जिसने 3 साल में बौद्ध धर्म की जितनी भी प्राप्तियां वो एकत्रित की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बनता हमारा हेनसोंग। हेनसोंग के बारे में बात करते हैं। ये 629 में आया था और 645 AD तक रहा था। शासनकाल हर्षवर्धन का था। इस हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग, जो 15 वर्ष रहा। 15 वर्ष रहने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी सीयू की, जिसमें, यानी जाहिर सी बात है, जब हर्षवर्धन के शासन काल में आया तो जानकारी उसकी बुक में, जो सीयू की बुक है, उसमें हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी और 138 देशों का विवरण पाया गया। अब इसमें देखते हैं विशेष स्पेशल जो था इसमें ये था, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी किया हेनसोंग ने। उस टाइम के जो समकालीन कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। जिस टाइम पे हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था, समकालीन जो कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है। ये 15 साल रहे थे। 629 AD में आए और 645 AD में गए। ठीक है। फिर बात करते हैं इसिंग की। इस 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री और अनुवादक था, एक ट्रांसलेटर थे, जिसमें जानकारी मिलती है हमें समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे हम अरबी लेखकों में। हमारे यूनानी कवर हो गए, यूनानी के बाद हमारे चीनी कवर हो गए, अब बचे हमारे अरबी लेखक। अरबी लेखकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आए हमारे अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आने वाले अरबी लेखक हैं। जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी वो है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। एक ही बुक के नाम है ये, जिसमें किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, जिसकी भाषा थी अरबी, यानी अरब के, तो जाहिर सी बात है अरबी भाषा होगी। ठीक है। इसमें जो चैप्टर थे वो थे 18। जानकारी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इसने जानकारी ली धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज के बारे में भी जानकारी ली इसने, तंत्र मंत्र,
और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ। ये आए थे हमारे अलबरूनी के में जानकारी मिलती है हमें इनकी। धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाजतंत्र, मंत्र और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ। जहाँ यहाँ की क्या राजनीतिक थी और यहाँ की समाज कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम दूसरे अरबी लेखक इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता में मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री लेखक और खोजी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे इब्न बतूता। ये मोरक्को से आए थे, मोरक्को से। इनकी जो पुस्तक है वो है रिहला। जो इनकी पुस्तक है वो है रिहला, जो अरबी भाषा में, जो अरबी भाषा में जाहिर सी बात है, जिसमें जानकारी प्राप्त होती है 14वीं सदी के भारतीय परिस्थितियाँ एवं दिल्ली सल्तनत की जानकारी। इसका जो स्पेशल है 1333 ईस्वी में, ये जो मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बनाया गया। जो इसमें खास ये था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज बना दिया गया था। इन्हें काजी जज यानी कि न्यायाधीश बना दिया गया था दिल्ली का। फिर आते हैं हमारे अन्य लेखक, जिसमें आते हैं हमारे तारानाथ और दूसरे मार्को पोलो। ये एक तिब्बती लेखक थे। इनकी पुस्तक थी कंगयूर और तंगयूर। बात करते हैं मार्को पोलो की। ये 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर और इटली की यात्रा, पांड्य राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये पांड्य के इतिहास की जानकारी मिलती है मार्को पोलो। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, सबसे पहले बात अभिलेख, फिर उसके बाद आते हैं स्तंभ लेख, फिर आते हैं सिक्के और अन्य। अभिलेख यानी दीवारों पे लिखे हुए, और दूसरे आते हैं हमारे स्तंभ लेख यानी पिलर्स पे लिखे हुए। उस टाइम पे कागज नहीं हुआ करते थे, दीवारों पे लिखते थे और उन पे लिख दिया करते थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख हैं, जिसमें से अभिलेख आता है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जिस शासक था उस टाइम पे कलिंग राजा खारवेल का था। इसमें जानकारी मिलती है हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, जो हमें जिक्र मिलता है, जिस अभिलेख में जिक्र मिलता है, जो अभिलेख हमें पाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख। ये तिथि रहित अभिलेख हैं, इनमें तिथि नहीं थी, कोई तारीख नहीं थी। कलिंग राजा खारवेल के शासक में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र पाया गया हमें हाथी गुम्फा में। फिर आता हमारा जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख, ये वाला, जिसमें शासन था रुद्र दामन का, जिसमें हमें जानकारी कुछ नहीं। फिर आते हैं हमारे नासिक अभिलेख शासक, जिसमें शासक है हमारे गौतमी बलश्री। फिर आता है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें आते हैं हमारे शासक समुद्रगुप्त। फिर आता है हमारा एहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन सेकंड का शासक था। फिर आता है हमारा मंदसौर अभिलेख, जिसमें मालवा नरेश यशोवर्मन का शासक था। जिसमें जानकारी हमें मिलती है, ये जानकारी मिलती है हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे ग्वालियर अभिलेख, जिसमें प्रतिहार नरेश भोज। फिर आते हैं हमारे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें शासक था स्कंदगुप्त। जिसमें भारत में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है भारत में होने वाले हूण आक्रमणों की। फिर आया हमारे देवपाड़ा अभिलेख, जिसमें बंगाल शासक विजयसेन का शासक था। फिर आते हैं हमारे वेशन नगर गुण स्तंभ, वेशन नगर का जो पुराना नाम विदिशा, इसमें शासक था होलियोडोरस का। जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। फिर आता हमारा एरंड लेख अभिलेख, जिसके शासक थे भानुगुप्त, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है हमें।
एरन अभिलेख से मिला था हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। जो हमें सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिला था वो मिला था हमें एरन अभिलेख से, यानी उस टाइम पे शासक किसका था? भानुगुप्त का। ठीक है, इंपोर्टेंट है एरन अभिलेख। फिर आए हमारे एशिया माइनर, भोगाच कोई अभिलेख जिसमें शासक कुछ नहीं, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का अभिलेख पाया जाता है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्के और अन्य, बात करते हैं हम सिक्के की। हमारे अभिलेख हो गए, स्तंभलेख हो गए, अब बात करते हैं सिक्के के। सबसे प्राचीन सिक्के यानी कि आहत सिक्के, कारसार्पण पंचमार्क सिक्के, यानी पंचमार्क यानी कि उनमें कुछ लिखित नहीं था। कोई भी जैसे धातु का टुकड़ा लिया, उस पर पंच मार दिया, किसी एक मोहर से मार दी और सिक्का बन गया। कुछ इस टाइप से थे, इस टाइप से सिक्के बनाए गए, इस टाइप से सिक्के थे। ऐसी कोई धातु का टुकड़ा ले लिया, उस पर छाप मार दी, इस टाइप से सिक्के बनाए गए। ये रहा, धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते थे, जिन्हें हम कारसार्पण पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इस टाइप के सिक्के होते थे वो कुछ। ठीक है, सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख यानी जो लिखा हुआ जो मिला हमें, वो यवन शासक से मिला था हमें। यवन शासकों से हमें सिक्कों पर लेख पाया गया था। फिर तीसरे बात करते समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की इसमें बीड़ा बजाते हुए तस्वीर थी, जिससे पता पड़ता है ये संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त की पता पड़ती है हमें ये संगीत प्रेमी थे उस सिक्के से। फिर बात करते हैं अरिकमेडु, जो पांडुचेरी के निकट है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे हमें। जो पांडुचेरी के निकट है अरिकमेडु से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में भारत, सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान जिसका नाम हो गया है म्यांमार। स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप में स्थापित हुए। ये हमारा नोट पॉइंट है। जो हमारा संबंध था पहले बर्मा, पुराना नाम इसका बर्मा स्वर्ण भूमि, और वर्तमान में से हम बोला करते हैं म्यांमार, जहाँ पे अब फिलहाल में शासन जो है सेना का शासन चल रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया गया। अध्याय करते हैं हम 2 शुरू, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 2 को, जिसमें बात करेंगे जो लेखन के आधार पे हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जिसमें लेखन कला नहीं थी, जिसे पाषाण काल बोला गया। आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन था, मतलब लिखे हुए तो थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आप बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की, जिसमें पठनीय लेखक पाया गया, यानी जिसे हम पढ़ सकते थे, जिसे बात बोलते हैं हम वैदिक काल से आरंभ, स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड। ठीक है, ये कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।